1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ये जो 25 जनवरी 1950 है, एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है, यह भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 क्यों याद रखना है? क्योंकि इस समय इस दिन निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और 25 जनवरी प्रति वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए और एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। ठीक है, भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, किंतु एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त भी हो सकते हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। एक तो हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। जब 1950 में भारत में निर्वाचन आयोग बना, तब से लेकर 16 अक्टूबर 1989 के पहले तक, मतलब 15 अक्टूबर तक भारत के निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में 2 और आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। 2 आयुक्तों को नियुक्त किया। अब क्या हुआ? एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या हुए? निर्वाचन आयुक्त। मुख्य शब्द लगेगा, 2 हुए निर्वाचन आयुक्त। 16 अक्टूबर 1989 को जो ये एक परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन ज्यादा दिन नहीं चला और 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, सिर्फ कुछ महीनों बाद 1 जनवरी 1990 को वापस निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त रह गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 आयुक्तों को हटा दिया। किसी को एक निर्वाचन आयुक्त याद है जिसके नाम से निर्वाचन आयोग के बारे में बड़ा प्रचार प्रसार हुआ? टीएन सेशन। यस, टीएन सेशन। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त शब्दों का जैसे ही हम उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं, टीएन सेशन साहब का नाम हमारे सामने आ जाता है। टीएन सेशन भारत के वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने निर्वाचन आयोग को सशक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि निर्वाचनों में पारदर्शिता समझते हैं ना, कुछ भी छुपाव नहीं है। हाँ, वो इंग्लिश शब्द हुआ ट्रांसपेरेंसी, कोई छुपाव नहीं रखा, सब जग जाहिर है। एक पारदर्शी, निष्पक्ष, बह रही बढ़ रही चुनाव के दौरान जो कुछ हादसे होते थे, जहां लोगों की जान चली जाती थी, टीएन सेशन साहब के कार्यकाल में उसमें कमी आई और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि बेखौफ निर्वाचन हो सके, और लोकतंत्र में निर्वाचन बेखौफ ही होने चाहिए, बिना किसी डर के, अपनी स्वेच्छा से। जिस प्रतिनिधि को व्यक्ति, यानी कि देश का नागरिक, जिसके पास मताधिकार है, किसके पास है मताधिकार? नागरिक के पास। नागरिक कौन? जनता। 18 वर्ष, जो 18 वर्ष के ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक, नागरिक शब्द महत्वपूर्ण है, नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, वो मतदान दे सकता है। ठीक है, 1993 में उस तारीख याद रखनी होगी हमें। 1993 में फिर से निर्वाचन आयोग के गठन में परिवर्तन किया गया, इसके संगठन में परिवर्तन किया गया, और फिर ऐसा किया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त शब्द, और बाकी केवल निर्वाचन आयुक्त, मुख्य शब्द का 2, बाकी मतलब एक तो ये हो गए, दूसरा निर्वाचन आयुक्त, और तीसरा फिर निर्वाचन आयुक्त। 1993 से 1993 से आज तक ये व्यवस्था अनवरत रूप से चल रही है, जहां निर्वाचन आयोग में
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 निर्वाचन आयुक्त। आप में से कोई बता सकता है कि इस समय हमारे देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और बाकी 2 निर्वाचन आयुक्त? एक है अशोक लवासा, वर्तमान की बात कर रही हूँ, आज की तारीख पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या हुआ? सुनील अरोड़ा। निर्वाचन आयुक्त हुए प्रथम अशोक लवासा और एक निर्वाचन आयुक्त वो है अशोक चंद्रा। सॉरी, अंडरस्टैंड? यस सर। अशोक लवासा और सुनील चंद्रा। आईएएस ऑफिसर है ये। लवासा साहब भी आईएएस ऑफिसर है, चंद्रा साहब आईआरएस ऑफिसर। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। वेरी गुड, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। क्या पढ़ रहे हैं? निर्वाचन आयोग के बारे में संक्षिप्त से बात समझी। निर्वाचन आयोग का संगठन समझ रहे हैं। निर्वाचन आयोग का संगठन क्या है? लोक प्रशासन विषय की खास बात है, इस सिलेबस के अलावा ये जीके के आपके बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करता है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये जो तारीखें हैं इनको आप याद रखने की कोशिश कीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। ये नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि इस समय हमारे निर्वाचन आयोग में ये महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जब कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको भी ध्यान रखिए। निर्वाचन आयोग में जो ये निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कब तक काम करते हैं? इनका कार्यकाल कितना होता है? कोई बता सकता है? कार्यकाल समझते हैं ना? हाँ, कितने ड्यूरेशन तक काम कर सकते हैं? बोलो, कोई बात गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोलते रहो। कितना? सॉरी, नो, 6 यस, 6 साल। लेकिन ये बात अधूरी है, 6 साल, लेकिन ये बात अधूरी है। अभी मैम इस पे अमेंडमेंट हुआ था आरटीआई के तहत, क्या? इसमें ये कुछ इसका कार्यकाल को लेके और कि मुख्य चुनाव आयुक्त अब सेंट्रल के अधीन काम करेगा, ऐसा कि उसका कार्यकाल भी सरकार जो एट प्रेजेंट जो सरकार काम करती है वो तय करेगी। नहीं, देखो ये संवैधानिक संस्था है, इस बात को हमेशा याद रखो। संवैधानिक संस्था में संविधान महत्वपूर्ण है, वहां संशोधन होगा, अगर वहां संशोधन होगा तो कुछ संशोधन होगा। अभी निर्वाचन आयुक्त का, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए। एक व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बनता है, एक ऑफिसर, और उस समय जिस समय निर्वाचन आयुक्त बना उस समय उसकी उम्र होती है 62 साल। तो कितने साल काम करेगा? 3 साल। और एक व्यक्ति जब निर्वाचन आयुक्त बनता है उसकी उम्र होती है 58 साल। तो कितने साल काम करेगा? 6 साल। 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ये खास बात है कि वो अगर 65 वर्ष का 3 साल में हो जाता है तो 65 वर्ष की अवस्था में उसको रिटायर करना होगा, उसको पद छोड़ना होगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज तक निर्वाचन आयोग के संगठन में फेरबदल हुए, आयुक्तों की संख्या में जो फेरबदल हुए 89 में, 89 में, फिर 90 में और फिर 93 में, इनको हमें याद रखना। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, निर्वाचन का काम आसान तो नहीं है, मुश्किल काम है। लोकसभा का निर्वाचन है तो पूरे देश में निर्वाचन की व्यवस्थाएं हो रही है। किसी राज्य में अगर निर्वाचन है तो राज्य स्तर पर व्यवस्था हो रही है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव हो, किसी केंद्र शासित
प्रदेश में चुनाव हो, जिम्मेदारी किसकी? निर्वाचन आयोग की। ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम आसान नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक सचिवालय है। अगर हमसे परीक्षा में पूछा ही जाता है कि निर्वाचन आयोग का संगठन बताइए, तो हमें संगठन में केवल 3 अधिकारियों के नाम नहीं बताने, इनके बाद हमें निर्वाचन आयोग का सचिवालय भी बताना। निर्वाचन आयोग का एक सचिवालय, इस सचिवालय में लगभग अधिकारी कर्मचारी लगभग 300 कार्मिक कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में है ये सचिवालय, 300 कार्मिक कार्य कर रहे हैं। एक सामान्य बात समझ लीजिए कि जब कभी भी हम सचिवालय का जिक्र करते हैं तो वो सचिवालय कई इकाइयों में बटा हुआ होता है, कई पार्ट्स होते हैं। क्या होता है उसमें? एक बार यहाँ से अगर कर जाए हम, जब कभी कोई सचिवालय कार्य करता है तो सचिवालय में जितने प्रकार, जैसे फाइनेंस के काम है, जैसे संस्थापन के काम है, प्रशासन के काम है, तो प्रशासन का काम करने के लिए अलग विंग होगी, फाइनेंस का काम करने के लिए अलग विंग होगी। तो इस तरह सचिवालय को कई डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। राजस्थान का सचिवालय शांति व्यवस्था करने के लिए एक गृह विभाग अलग से है, ठीक है, वित्त अलग से है। तो सचिवालय के कई पार्ट्स होते हैं, कई इकाइयां होती है। अभी हम किसी केंद्रीय सचिवालय या राज्य सचिवालय की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के सचिवालय की। तो ये बात स्पेसिफिक हो गई, एक विशेष बात हो गई कि चुनाव आयोग का सचिवालय किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी इसकी इकाइयां होती है। तो जब हम चुनाव आयोग के सचिवालय की बात करते हैं तो इसमें कई संभाग बने हुए हैं, कई पार्ट्स बने हुए हैं, जिन्हें आप संभाग कह दो, विभाग कह दो, इकाई कह दो, जो चाहे वो कह दो, संभाग बने हुए हैं। इसमें पहला संभाग है निर्वाचन संभाग, ठीक है। ये निर्वाचन संभाग के पहले हम पढ़े नियोजन संभाग, निर्वाचन के पहले बाद में पढ़े नियोजन संभाग। योजना मतलब प्लानिंग करना, योजना, ठीक है। जब कभी भी आपको योजना बनाते हैं तो योजना बनाने के लिए आपको कुछ सूचनाएं चाहिए, आपको कुछ आंकड़े चाहिए, राइट। बिना आंकड़ों के तो आप योजना नहीं बना सकते। एक राज्य में अगर निर्वाचन करवाना है तो उस राज्य को आपको कई वार्ड्स में बांटना होगा। कितने वार्ड्स में बांटेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या में मतदाता कितने हैं। जितनी जनसंख्या होगी उतने तो मतदाता नहीं होंगे, जो 18 वर्ष से कम के हो तो मतदाता होंगे ही नहीं। तो कितने मतदाता हैं, क्या आंकड़ा चाहिए आपको, तब जाकर आप नियोजन कर सकते हैं किसी राज्य के निर्वाचन से पहले। आपने कभी, मतलब निर्वाचन आयोग ने कभी मतदाता सूची बनाई होगी, मान लीजिए 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तब बनाई, मान लीजिए 1 साल पहले, 2 साल पहले। इस 2 साल की अवधि में नए मतदाता भी तो हो गए। पिछले साल जो नागरिक 17 साल का था वो इस साल 18 साल का हो गया, तो मतदाता सूची में जुड़ेगा ना, नियोजन करना होगा, योजना बनानी होगी कि मतदाता सूचियों को एक बार फिर से इसका पुनरीक्षण किया जाए, नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। तो उसके लिए एक हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग का सचिवालय। इस सचिवालय का पहला संभाग है नियोजन संभाग। ये नियोजन संभाग क्या करता है, योजना बनाने का काम करता है। योजना बनाई जाए उसके लिए सूचनाएं एकत्रित करना, उसके लिए आंकड़े एकत्रित करना, ताकि जब निर्वाचन होंगे उससे पहले ठीक प्रकार से निर्वाचन की तैयारियां की जा सके। देखो बच्चों, इंग्लिश में
कहावत है कि वेल प्लान हाउ डन। अगर आपने योजना अच्छे प्रकार से बना ली है तो ये मान लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। तो इसे योजना ठीक ढंग से बनाना जरूरी है। इसलिए जब निर्वाचन आयोग योजना बनाता है तो वो योजना कैसी बनाता है? मासिक योजना। आप भी चाहे तो अपनी पढ़ाई किस तरह बना सकते हैं? मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। ये तय किया जाता है किस महीने में क्या काम किए जाएंगे, 6 महीने में क्या काम किए जाएंगे और साल के अंतर क्या क्या काम हो जाने चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए ये जो नियोजन संभाग है ये उत्तरदायी है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस नियोजन संभाग में जो कार्य कर रहे हैं अधिकारी, उनके पास ये जिम्मेदारी हो गई कि हमें तो ये योजनाओं का काम ही करना है बस। आपने संभाग बना दिया। अब जब कभी भी आंकड़ों की बात होगी तो उसके जिम्मेदार कौन? नियोजन संभाग। नेक्स्ट, प्रशासन। प्रशासन संभाग। संभाग आप लिख लीजिए, प्रशासन संभाग। दूसरा संभाग हुआ सचिवालय का प्रशासन संभाग। जब कभी भी प्रशासन शब्द आ जाए किसी सचिवालय में तो उसमें आप ध्यान रखिए कि प्रशासन संभाग का मतलब हुआ दिन प्रतिदिन के कार्य और कार्मिकों से संबंधित कार्य। दिन प्रतिदिन के कार्य क्या होते हैं तो बताना चाहेगा कि एक सचिवालय में दिन प्रतिदिन के काम क्या हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन के कार्य, फाइल्स देखना, कोई लेटर्स आ रहे हैं, उस लेटर्स जा रहे हैं, होता है ना ऐसा, पत्र आते रहते हैं, एप्लीकेशंस आती रहती है, शिकायतें आती रहती है, उनका निस्तारण करना, ये प्रशासन संबंधित कार्य है। और कार्मिक प्रशासन, जहां कहीं भी कार्मिक प्रशासन शब्द आ जाए तो उसका मतलब हुआ भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, वेतन भत्तों की व्यवस्था। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना, जिसको हम कहते हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही ये करना, पदोन्नति से संबंधित व्यवस्था करना, ये जितने काम हैं ये कार्मिक प्रशासन से संबंधित। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन भत्ते, अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये जितने कार्य हैं ये कार्मिक प्रशासन कहलाता है। इन सब पर डिटेल से एमए में पढ़ा जाता है। प्रीवियस में पेपर होता है कार्मिक प्रशासन, वो पूरा 100 नंबर का पेपर कार्मिक प्रशासन पर है। तो यहाँ क्या कुछ शब्दों को समझ लीजिए क्योंकि इनको डिटेल समझना पूरा एक पेपर है। तो ये जो कार्मिकों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो कार्य है वो कार्मिक प्रशासन का हिस्सा है। ठीक है, ये कार्मिक प्रशासन एक संभाग है जिसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप केवल कर्मचारियों से संबंधित कार्य करेंगे और सचिवालय के दिन प्रतिदिन के कार्य करेंगे। लेटर्स का लेना, लेटर्स को देना, कहीं किसी लेटर में कोई सवाल है तो उसके जवाब देना, ये दिन प्रतिदिन के कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक और विधिक संभाग। निर्वाचन आयोग के कार्यों के दौरान कानून से संबंधित सवाल पैदा हो या समस्याएं पैदा हो तो उसके बारे में कार्यवाही करना, उसके बारे में सलाह देना किसका कार्य है? इस संभाग का। देखो कोई भी सिस्टम ऐसे ही चलता है बच्चों। अब जैसे कॉलेज चल रहा है, लोक प्रशासन विभाग अलग है तो लोक प्रशासन ही पढ़ाएगा। लेखा शाखा अलग से बनी हुई है ना, आपने देखा होगा तो कॉरिडोर से गुजरते हैं, लेखा शाखा है
तो वित्त से संबंधित जितने भी पुलिस के कार्य है वो लेखा शाखा संभाल रही है। ऐसे ही एक लीगल सेल भी बनी हुई है पुलिस में, आंतरिक शिकायत समिति बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं ताकि सिस्टम ठीक ढंग से चलता रहे। निर्वाचन आयोग में भी बहुत आसान नहीं है, निर्वाचन आयोग में भी एक न्यायिक और विधिक सेल बनी हुई है, संभाग बना हुआ है। तो जब कभी भी कानून से जुड़ा हुआ कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई पेचीदगी पैदा हो जाती है, निर्वाचन आयोग में तो शिकायतें आती रहती है। मतपत्र आया, उसका कैंसिल कैसे कर दिया, मान लो अगर हो जाता है किसी का तो कैसे होगा, तो फिर वो समाधान कहाँ होगा, न्यायिक व विधिक संभाग में, क्योंकि यहाँ वो विशेषज्ञ हैं जो जानते हैं कि हमें समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना है। वो विधि विशेषज्ञ हैं, वो कानून समझते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से न्याय स्थापित किया जा सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने एक न्यायिक और विधिक संभाग स्थापित कर दिया। बहुत आसान है। अब एक और है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। संचार, सूचना, आईटी का जमाना चल रहा है बच्चों। संचार है सूचनाओं को संप्रेषित करना, सूचनाओं को भेजना। चुनाव कब होंगे, मतदाता सूची में कब नाम जुड़वा सकते हैं, ठीक है, नॉमिनेशन कब होगा, बहुत सारी सूचनाएं हैं जो संप्रेषित करनी होती है, भेजनी होती है। ये सूचनाएं भेजने का काम किसका काम है, इस संभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। आप देखिए, आपके मोबाइल पे आ जाता होगा कि आपके वोटर आईडी ये है, ये वोटर आईडी में आपका आप नाम जुड़वाने के लिए जाता है तो उसका अपडेट आ जाता है, जो भी नाम जुड़वाने के लिए जा रहा है। आपका वोट कहाँ पड़ेगा ये भी आ जाता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम किस नंबर पर है ये भी आ जाता है। मैसेज आते हैं ना आजकल, ये मैसेज आ रहे हैं आपके पास, ये सूचना प्रौद्योगिकी। ये जो संवाद है, इस संवाद में न केवल इस सूचना तकनीक के संबंध में काम हो रहा है, मीडिया के संवाद में सूचना कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचेगी, मीडिया के माध्यम से। आपने समाचार पत्र में पढ़ लिया, आपने टीवी पर देख लिया, या रेडियो पर प्रसारित हो गया, पैसे कम हो गया रेडियो का, प्रसारित हो गया रेडियो पर। तो ये जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संभाग है, इसमें मीडिया है, इसमें आईटी सेल काम कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो आपको मैसेजेस भेज रही है। इसमें अभिलेख तैयार रखे जा रहे, दस्तावेज, पिछले चुनाव हुए थे, कितने वोट पड़े थे, कितने मतदाता थे या कितने नए मतदाता आ सकते हैं, ये अभिलेख तैयार रखे जाते हैं, पूरे दस्तावेज तैयार रखे जाते हैं। तो ये जो संभाग है, सूचना और प्रौद्योगिकी संभाग, ये सारे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहा है ये काम कर रहा है सूचना से संबंधित, सूचनाएं प्रसारित करने, सूचनाएं प्रसारित हो जनता तक, इसके प्रकाशन से संबंधित, सूचनाओं को प्रकाशित करवाया जाना है। मीडिया से संबंधित कि मीडिया को क्या सूचनाएं देनी है, मीडिया कब प्रसारित करे सूचनाओं को, दस्तावेज इकट्ठे करना, रिकॉर्ड रखना, मतलब वो सारा काम ये संभाग कर रहा है। अब एक महत्वपूर्ण संभाग है निर्वाचन संभाग। निर्वाचन संभाग, यस ओके, इतना सा और पढ़ लीजिए, उसके बाद ठीक है बच्चों, इसका बस संगठन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। निर्वाचन संभाग, निर्वाचन संभाग निर्वाचन आयोग है, उसका निर्वाचन संभाग क्या काम करेगा, आप खुद कल्पना कर सकते हो, बता सकते हैं। निर्वाचन से संबंधित जितने कार्य हैं, क्या काम होंगे, जैसे
राजनीतिक दल का पंजीकरण। कुछ सालों पहले केजरीवाल को जानते थे, आप पार्टी को जानते थे, आप पार्टी बन गई। तो आप पार्टी चुनाव लड़ सकती है कब? जब निर्वाचन आयोग में उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये निर्वाचन संभाग है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ सके। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन के अलावा और क्या चाहिए? प्रत्याशी का भी पंजीकरण होना चाहिए। और कुछ सर मैम वो जो ना खर्च होता है ना उसके बाद आइडिया का भी होगा। ओके, उसके पहले एक चीज चाहिए, चुनाव चिन्ह। चिन्ह हाँ का बता चुनाव चिन्ह चाहिए। किसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? वो चुनाव किस चुनाव चिन्ह पर एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता है, कौन तय करेगा? निर्वाचन आयोग। जब तक निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह नहीं देता तब तक वो चुनाव चिन्ह वैध नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। ठीक है, फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। राजस्थान में वोट कब कब पड़ेंगे, मध्य प्रदेश में कब पड़ेंगे, उत्तराखंड में कब पड़ेंगे, कौन तय कर रहा है? निर्वाचन आयोग का निर्वाचन संभाग स्पेशल काम कर रहा है कि किस दिन चुनाव होंगे, इसका पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। फिर उसके बाद वोट पड़ गए, फिर क्या होगा? काउंटिंग, मतगणना। बस ऐसे अप्लाई करते रहिए अपने दिमाग को, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाता है। मतगणना हो गई, कौन जिम्मेदार? निर्वाचन संभाग। और मतगणना के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट, परिणाम घोषित करना, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार? निर्वाचन संभाग। तो निर्वाचन संभाग वो सारे काम करता है जो कि इस देश में निर्वाचन से संबंधित है। राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन से लेकर चुनाव परिणाम तक के जितने कार्य हैं वह यह संभाग कर रहा है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास है, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल भी।